दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास मंगलदई आसाम, ऐसे कोई करके वहां पे जगह है। और शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में, जैसे कि मेरे नियमित दर्शक जानते हैं, मैं सबसे पहले पंचांग से आपका परिचय कराता हूं, जो इस जातक के जन्म के समय पे ग्रहों से ज़्यादा प्रभावित कर रहे थे। ये बात बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है समझ लेना और जान लेना कि आपकी कुंडली के बैठे ग्रह वो तभी परिणाम देते हैं या तभी उनका फलाफल हमारे ऊपर घटित होता है जब वो पंचांग से प्रभावित होते हैं। वो पंचांग से प्रभावित होते हैं तभी वो परिणाम देते हैं, पंचांग से प्रभावित होते हुए परिणाम देते हैं। तीनों बातें बिल्कुल एक सी हैं। मतलब अगर पंचांग में कमजोरी है तो ग्रह कमजोर परिणाम देंगे, अगर पंचांग बलवान बना तो ग्रह परिणाम बलवान होके देंगे। शुरू करते हैं। इनका जन्म होता है आषाढ़ माह में। इस वजह से व्यक्ति इमोशनल होता है और दिमाग में बहुत सारी बातें चलने वाली होती हैं या उत्पन्न होने वाली होती हैं। दक्षिणायन में जन्मे होने से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी ग्रह हैं उसमें शनि, मंगल, राहु, केतु, ये चार पापक ग्रह ये बलवान होकर के और मजबूती से एक्टिव होकर के परिणाम करेंगे। आगे बढ़ के बात करेंगे। वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, व्यापारिक विचार ज़्यादा चलते हैं, वो धनवान और सुखी होना चाहता है। साथ ही साथ सोमवार को इनका जन्म होता है, तो वार के अधिपति चंद्रमा हो गए और जन्म के लग्न कौन से बने हैं? लग्नेश भी चंद्रमा ही बने हैं। इस वजह से इस कुंडली के लिए चंद्रमा का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। पंचांग वाली बात आ गई ना, क्योंकि अगर सोमवार को जन्म हुआ है तो व्यक्ति की कुंडली में सोमवार यानी कि चंद्रमा जो उस वार के स्वामी है वारेश, वो इस कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख ग्रहों के रूप में परिभाषित करेंगे खुद को। और जातक के लिए सोमवार का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। या फिर ये कहेंगे कि अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होंगे या पापक होंगे या परेशान करने वाले होंगे तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को, व्यक्ति के निर्णय को और व्यक्ति के प्रभावों को कमज़ोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समझते हैं कि चंद्रमा है कैसे। तो इनके चंद्रमा शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि को इनका जन्म होता है। शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा होते हैं पापक होते हैं और ये लग्न के अधिपति हैं। लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। चंद्रमा तीसरे भाव में बैठ गए। कन्या राशि द्विस्वाभाविक राशि का निर्माण कर रहे हैं। लग्न में चर प्रकृति की राशि का लग्न बना है और लग्नेश जाकर के द्विस्वाभाविक राशि में पृथ्वी तत्व की राशि में बैठे हैं। चंद्रमा का घर्षण शनि और मंगल दोनों जैसे ग्रहों से हो रहा है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात क्या है कि लग्न के अधिपति चंद्रमा का संबंध दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी मंगल के साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी शनि के साथ भी हो रहा है। इस अवस्था में व्यक्ति को विवाह में दिक्कत होती है और कई बार वैवाहिक समस्याओं से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति की कुंडली में जो सब चतुर्थ स्थान में गुरु तुला राशि में बैठे हैं, इसके स्वामी एकादशवें भाव में बैठे हैं बुध जैसे ग्रह के साथ, तो और माता का स्वामी माता का कारक चंद्रमा शनि और मंगल के साथ आ गए तो पापक प्रभाव हो गया। एक तो पापक ग्रह बने थे शुक्ल पक्ष के अष्टमी के, ऊपर से शनि और मंगल के साथ बैठ गए और साथ ही साथ चतुर्थ स्थान लग्न का स्वामी, सप्तम के स्वामी, दशम के स्वामी, पंचम के स्वामी एक साथ सब ग्रह तीसरे भाव में जा रहे हैं। तो त्रिक स्थान में जाने से पिता का सुख, माता की बीमारी, पत्नी का सुख, दाम्पत्य का विलंब से शुरू होना और रिकॉग्निशन देर से मिलना, ये सारी चीजें आ गई। मैंने एक सिद्धांत बताया था, बहुत सारे सिद्धांत बताए हैं कि चंद्रमा अगर पापक ग्रह बनते हों और लग्न में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चतुर्थ में हो, नवम में हो और एकादशवें में हो तो ये खराब नहीं होते, ये अच्छे होते हैं। पर कम से कम उनका घर्षण कम होना चाहिए। यहाँ शनि और मंगल के साथ बैठ करके उनके घर्षण में और उनके जो विरोध हो रहे हैं उनका विरोध शनि और मंगल जैसे ग्रह बैठ करके बढ़ा रहे हैं
और चंद्रमा गुरु से 12 में बैठे हैं, ये द्विद्वादश का संबंध चंद्रमा को और गुरु को दोनों को ही परेशान करने के लिए काफी होगा। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को माता का सुख तो मिल जाता है, पर चतुर्थ स्थान पे राहु की दृष्टि, धन भाव के स्वामी का 12वें जाना, इस वजह से व्यक्ति का धन प्रायः नष्ट हो जाता है, या राहु केतु के कारण, गुरु के तुला राशि में बैठने के कारण व्यापारिक लाभ प्राप्त करने के लिए की गई जो कोशिश होती है, जो प्रयास होता है, उसमें व्यक्ति को असफल होते देखा जाता है। इस वजह से हमें बहुत ही संतुलन के साथ, चूंकि चंद्रमा शनि मंगल के साथ है, गुरु तुला राशि में शत्रु की राशि में राहु से दृष्ट हैं, एकादशवें भाव में 2 शुभ ग्रह शुक्र और बुध बैठे हैं, और एकादशवें भाव में चतुर्थ स्थान के स्वामी बैठे हैं। इस वजह से माता रहती तो है पर रुग्ण और बीमार रहती हैं। और एकादशवें भाव पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। हाँ, पर अच्छी बात क्या है कि वहां 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। एकादशवें भाव के बारे में शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह वहां पे बुरे परिणाम नहीं करते, वहां पे सारे ग्रहों को अच्छा परिणाम करने ही पड़ते हैं। तो एकादशवें भाव का स्वामी अगर एकादशवें में बैठा है और बुध वहीं बैठे हैं, तो इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली में व्यक्ति को कई बार लालची प्रवृत्ति भी पालते हुए देखा जाएगा, क्योंकि बुध वस्तुतः व्यापारिक माइंडसेट का बनाते हैं। शुक्र व्यक्ति को ये दिमाग देंगे कि मैं बैठ करके ही धन कमा लूं, कुछ मुझे मेहनत ना करना पड़े। इस तरीके की प्रवृत्ति जातक की बनती है। तो मैं बात कर रहा था शुक्ल पक्ष के अष्टमी तिथि के चंद्रमा की, तो चंद्रमा हो गए कमजोर, और पूर्व बातें मैंने बता दी शनि मंगल का। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हस्त नक्षत्र में इनका जन्म होता है। अब जरा ध्यान से समझिए, तो लग्न के अधिपति चंद्रमा बन गए, हस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है, नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा बन गए। तो 2 चीजें जो एक ही ग्रह डील कर रहा है, लग्नेश भी स्वयं चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा नक्षत्र के अधिपति भी बन जाते हैं, और नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा हैं, पर वस्तुतः हस्त नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो सूर्य देव हैं, जो राहु के संपर्क में हैं। अब क्या होगा, तो व्यक्ति से गलत निर्णय लेने में बड़ी जल्दबाजी हो जाती है। चूंकि चंद्रमा के पास मंगल और शनि का प्रभाव है, बुध एकादशवें भाव में और राहु से 12वें भाव में, गुरु तुला राशि में, गुरु से ठीक 12वें भाव में शनि मंगल और चंद्रमा, इस वजह से जो व्यक्ति की आंतरिक सूझबूझ थी, जो स्थिर चित्त के साथ व्यक्ति का निर्णय था, और सही और गलत को समझने की जो शक्ति प्राप्त होती है, वो गुरु के पीछे शनि और मंगल और चंद्रमा के कारण, और उस गुरु पे राहु की दृष्टि के कारण, सूर्य जो व्यक्ति को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि मुझे सही निर्णय ही लेना है, नहीं तो मैं गड़बड़ा जाऊंगा, वो राहु के संपर्क में। और एकादशवें भाव में व्यक्ति इमोशनल कनेक्शन बना लेता है अपने लक्ष्य से, या फिर वो एक तरफा ही अध्ययन करता है, वो बहुत सारे बहुपेक्षीय अध्ययन नहीं करता है। इस वजह से धन, संपत्ति, विचार, सत्य असत्य को समझने की ताकत, व्यापार को समझने का अनुभव, ये सब कमजोर और कमजोर हो जाते हैं। दूसरा कारण मैंने बताया कि सूर्य चंद्रमा के जो है वो नक्षत्र हस्त का बना है, और हस्त नक्षत्र के स्वामी देवता सूर्य होते हैं। है तो ये नक्षत्र वस्तुतः चंद्रमा का, पर ये स्वामी देवता इसके सूर्य हैं, जो राहु के संपर्क में व्यक्ति को ऑथेंटिक नहीं बनने देते, है ना। उसमें अंदर जो विशालता होनी चाहिए, जो गंभीरता होनी चाहिए, जो डिप्लोमेसी होनी चाहिए, जो चीज़ों को समझने की जो शक्ति होती है, उसमें वो कमजोरी ला देते हैं। या ये कह सकते हैं कि वो जल्दबाजीपन की प्रक्रिया में होता है, धन जल्दी से लगा दे और नुकसान कर दे। और इस वजह से ऐसे लोग जो हस्त नक्षत्र में जन्मे हैं, उनको श्वेत आक का फूल होता है, श्वेत आक के पुष्प की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। साथ ही साथ ओम सवित्रे नमः या ओम आदित्याय नमः, सबसे अच्छा ओम सवित्रे नमः या ओम आदित्याय नमः। इस नक्षत्र के जो स्वामी देवता हैं वो सविता नाम के, सविता सूर्य को कहा गया है, तो उन्हें ही समर्पित है यह मंत्र सवित्रे नमः। ये वेद का मंत्र है। तो इस मंत्र का जप करना चाहिए कम से कम 7000 बार अपने जीवन काल में। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो इस मंत्र का, ओम सवित्रे नमः का, कम से कम जीवन काल में कुछ वर्षों पे 7-7 हजार बार जप कर लेना चाहिए। और जब जप किया जाए, इस मंत्र का उच्चारण जब किया जाए अधिक से अधिक बार, उतनी बार श्वेत आक के पुष्प की जड़ अपने गले में नया सिरे से बांधा जाए और नए सिरे से उसको गले में रखा जाए।
माता के स्वास्थ्य की चिंता इस कुंडली को परेशान करेगी। व्यापार ही व्यक्ति करेगा और व्यापार ही से उसको सुख भी मिलेगा और व्यापार ही में गलत निर्णय भी करेगा, मतलब उसी में रहना, लोटपोट होते रहना, ऐसा। हस्त नक्षत्र के बाद वरीयान योग, विष्टिकरण, वैश्यवर्ण और देवगण होगा। इस वजह से व्यक्ति में ना एक अलग तरीके का भोलापन भी देखने को मिलेगा। देवगण में जो लोग होते हैं वो जियो और जीने दो के सिद्धांत को फॉलो करते हैं, और वैश्यवर्ण के जो लोग होते हैं वो खाओ पियो मौज रहो के सिद्धांत, मौज करो के सिद्धांत पे काम करते हैं। सबको कैसे साथ लेके चलना है, व्यापार कैसे आगे बढ़ाना है, उनके ऊपर ना अपने कर्मों का दबाव रहता है, उनके ऊपर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ रहता है और वो व्यापार को लेकर के ही आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ उनको सबसे ज्यादा डर इस बात का भी रहता है कि मैं एक समय पे इस समाज का बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति हूं या था, पर यही मुझे मेंटेन भी करना है, और यही सबसे ज्यादा उनके चिंता का कारण भी हो जाता है। इस वजह से कई बार ये प्रेशर में आ जाते हैं या प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। इस कारण से कई बार चंद्रमा के कमजोर, शनि मंगल के कारण, गुरु तुला राशि के, राहु से प्रभावित, सूर्य आदि, और इस कारण से व्यक्ति से गलत निर्णय हो जाता है। तो अपने आप को शांत रखें और ये चीज याद रखें कि भगवान परमात्मा जो ऊपर बैठा है, जो हम लोगों से अपार शक्ति वाला है, जिसने हमारे रहने लायक हमारी दुनिया बनाई है, जिसने हमारे रहने लायक हमारे धरती के नीचे से जल संचित किए हैं, और जिसने हमारे ऑर्गन को बनाए हैं, जिसने हमारे नेत्रों को बनाया है, जिसने हमारे रोशनी को, हमारे नेत्रों में रोशनी के रूप में स्वतः विराजमान है, जो हमारे वाणी में साक्षात वाणी की शक्ति बैठ करके विराजमान है, बैठा हुआ है, जो हमारे हाथों में शक्ति के रूप में विराजमान है, जो हमारे चित्त में, आत्मा में परमात्मा स्वरूप बैठा हुआ है, उस पर विश्वास करें। जब मनुष्य स्वयं पे विश्वास करने लगता है तो कई बार वो अहमवादी हो जाता है ना, अहमवादी हो जाता है, और उन्हें कई बार इसी चीज़ का, इसी अहमवादी व्यक्तित्व का या आचरण का या विचारों का दमन भगवान कर देते हैं। उससे गलत निर्णय हो जाता है, क्योंकि जब आप कोई काम करने चले तो साक्षात परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं आप ही के द्वारा, आप ही का स्वरूप हूँ, जो आप ही के द्वारा बनाए गए काम को कर रहा हूँ। इस वजह से आप मुझे शक्ति दें सही और गलत के निर्णय को पहचानने की, है ना। अब इनकी कुंडली को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, विशेषतया दशमांसा को। यहाँ सूर्य नीच के हो गए हैं और शुक्र जो है वो मेष राशि में बैठे हैं, और इस भाव के स्वामी होकर के मंगल द्वितीय भाव में। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, तो उसके दिमाग में हमेशा ही ये बात चलती रहेगी कि मुझे धन कमाना ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि लग्न में सूर्य बैठे हैं लाभ भाव के स्वामी होकर के, और द्वितीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो धन के प्रति जो दृष्टिकोण है या धन व्यापार में लगाने के लिए व्यक्ति के पास रहेगा। अब कई बार ये चीजें बढ़ जाती हैं कि जब एक कमजोर ग्रह की दशा चलेगी, जैसे शनि मंगल राहु केतु आदि ग्रहों की, तो वो थोड़ा कम होता है, पर वस्तुतः बाय नेचर इस कुंडली के पास धन हमेशा है। यहां भी धन भाव के स्वामी भले राहु के साथ अगर नहीं जाते तो थोड़ी स्थिति अच्छी होती, पर गुरु की दृष्टि है तो व्यापार के माध्यम से व्यक्ति को धन सदैव रहेगा। गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि होने से कई बार गुरु भी अपने परिणाम से कमजोर हो जाते हैं, या उनके पीछे जब शनि मंगल जैसे ग्रह बैठ जाते हैं तो कई बार उन पे प्रभाव, उनके फलों का निम्न या न्यून होते देखा जाता है। यहां पे शुक्र बैठे हैं जो लग्न के अधिपति हैं, व्यापार भाव है ये। यहां बुध शत्रु की राशि में बैठ रहे हैं, लेकिन तात्कालिक मैत्री में ये दोनों ग्रह एक दूसरे से सन्निकट बैठने के कारण दशमांसा चक्र में बुध और चंद्रमा, या चंद्रमा जिस राशि में बैठे उसका अधिपति केंद्र में, गुरु यहां पे शनि और राहु के संपर्क में। इस वजह से व्यक्ति के पराक्रम को ऑथेंटिक तो चीजें मिल रही हैं कि व्यक्ति पराक्रमी है, क्योंकि यहां पे भी शनि मंगल जैसे पापक ग्रह अगर बैठेंगे तो व्यक्ति को बाय नेचर मेहनती बनाएंगे। लेकिन कैसा, चूंकि यहां शुक्र और बुध बैठे हैं तो व्यक्ति सॉफ्ट मेहनत करने वाला होगा। लेकिन भाग्य भाव पे जब शनि और मंगल जैसे दो दो पापक ग्रह की दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति को मेहनत करने पे ये दोनों ग्रह विवश करेंगे। और ठीक यही बात यहां भी लागू हो रही है, क्योंकि तीसरे भाव में गुरु अपनी राशि में बैठ करके व्यक्ति को मेहनती बना रहे हैं, पर राहु और शनि के साथ बैठने के कारण पराक्रम का घर्षण बढ़ रहा है, या गुरु के परिणामों में जो एक होता है ना जिसको कि अवरोध कह सकते हैं, वो मिल रहा है। तो एक तरफ बाय नेचर व्यक्ति मेहनती है,
पर दूसरी तरफ उसको मेहनत इस वजह से भी करना पड़ रहा है, या उसके मेहनत का परिणाम इस वजह से भी थका करके, हरा करके, विलंब से, देर से, या उसमें भाग्य का सुख अवरोध के रूप में प्राप्त हो रहा है, भाग्य के सुख में अवरोध हो रहा है, क्योंकि यहां पे दो दो पापग्रह की दृष्टि थी और यहां भी दो दो तीन तीन पापग्रह की दृष्टि जा रही है। और भाग्य भाव के स्वामी कहां बैठ रहे हैं? बुध, शत्रु की राशि में। और उसके ठीक पीछे कौन बैठ रहा है? केतु, जो कंफ्यूज करता है, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति कई बार बाजार को समझने में चूक जाता है। इस कारण से व्यक्ति से गलत निर्णय भी होते हैं। तो हमें अपने आप को एक ऐसे व्यापार की तरफ लेके जाना चाहिए जो बैठ करके ही करना हो, पर उसमें बहुत ज्यादा खतरा ना हो। क्योंकि हमारी कुंडली में गुरु के ऊपर राहु का और सूर्य के ऊपर राहु का प्रभाव है, बुध और शुक्र जैसे ग्रह हमें इमोशनली व्यापार से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमें किसी ऐसे व्यापार पे अपना दिमाग लगाना चाहिए जहां पे इन्वेस्टमेंट कम हो, समय पूरा दिया जाए और आउटकम भी ज्यादा मिले। कुछ ऐसे व्यापार जो आपको आपके बाजार को घूमने से समझ में आ जाएंगे, जो आपको बहुत आसानी से, सरलता से और एक अच्छा कारोबारी आपके बाजार में आपको स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि 2000% इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये कुंडली नौकरी किसी की नहीं कर सकती, ये कुंडली सिर्फ और सिर्फ अपना व्यापार करेगी। और इस बात की पुष्टि लग्न, नवांशा और दशमांशा में भी हो रही है। अगर आप नवांश चक्र देखेंगे तो यहां बुध व्यापारिक ग्रह होते हैं, लग्न को देख रहे हैं, पर क्या दिक्कत आ रही है कि यहां जो बुध हैं वो शत्रु के साथ नहीं बैठे हैं, पर शत्रु की राशि में बैठे हैं। यहां बुध जो बैठे हैं वो 2 नंबर की राशि में बैठे हैं, और यहां बुध 4 नंबर की राशि में, यानी कि बुध की दशा में हमें लाभ हो सकता है। दूसरा, शनि के साथ बैठे हैं जो लग्नेश होकर के सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। शुक्र यहां के अधिपति, लग्न के अधिपति होकर के सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली के सप्तम भाव के साथ शनि के साथ बैठ करके प्रभाव डाल रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति को विवाह में तो चलो यहां पे बात बनती है, पर यहां पे जो स्थिति बन रही है और जो यहां ग्रहों की स्थिति बनी है नवांशा और दशमांशा चक्र में, इसके आधार पर यह बात स्पष्टतया और खुल करके सामने आती है कि व्यक्ति का जो सुख है, व्यक्ति की जो दिनचर्या है, वो किसी नौकरी के लिए जागेगा, वो किसी व्यापार के लिए नहीं, किसी व्यापार के लिए जागेगा, किसी नौकरी के लिए नहीं जागेगा। उसकी दिनचर्या सदैव व्यापारिक ही है, और वो व्यापार, अब व्यापार कुछ भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सा व्यापार ज्यादा सरल और सही रहेगा। आप धन का लेन देन कर सकते हैं, आपकी कुंडली में खाने पीने का काम अच्छा रहेगा, आपकी कुंडली में होटल का काम अच्छा रहेगा, ट्रांसपोर्ट का काम अच्छा रहेगा, प्लास्टिक का काम अच्छा रहेगा, कपड़े, खिलौने और प्लास्टिक की जितनी सामग्रियां होती हैं, ड्राई फ्रूट का काम अच्छा रहेगा, होटल का व्यवसाय मैंने कहा है। उसके साथ आपकी कुंडली में जो कॉस्मेटिक मिठाइयाँ होती हैं, कॉस्मेटिक जो बनती हैं मिठाइयाँ, उसका काम बन सकता है। इसके साथ साथ आप धन कमाने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जोड़ करके भी अगर काम करना हो, कुछ अपना बाजार में सामान खुद से बनाना हो, जैसे प्लास्टिक के कप, प्लेट, ग्लास आदि, इस तरीके की चीज़ें, थर्मोकोल से बनी चीज़ें, या कुछ और भी चीज़ें जो हमें बेसिकली आवश्यकता पड़ जाती है, टिश्यू पेपर बनाना हो, या ऐसी कोई भी चीज़ जो बाजार को आवश्यकता है सालों भर, तो ऐसा काम आप कर सकते हैं। साथ ही साथ फलों का काम, ड्राई फ्रूट का काम, कपड़े का काम, खाने का काम, इस तरीके का काम, गिट्टी, बालू, छड़, सीमेंट, प्लास्टिक के जो सामान आता है वो गिट्टी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, ये सब भी बनता है। सेंटरिंग, प्लाईवुड, इस तरीके का काम भी आपकी कुंडली में बन सकता है। इस तरफ भी हम दिमाग लगा सकते हैं। दिन के हिसाब से इस कुंडली के लिए सोमवार और शुक्रवार का दिन अच्छा रहेगा। इस कुंडली के लिए मंगल और शनि का तीसरे भाव में बैठना, जहां एक तरफ अच्छा होता है वहीं दूसरी तरफ भाग्य में संघर्ष भी बढ़ा रहा है। मेहनती बनाने के साथ साथ संघर्ष जो मिल रहा है वो शनि और मंगल के कारण मिल रहा है। और दूसरा मैंने कहा, दिन शुक्रवार और सोमवार का, अंक 5, नक्षत्र हस्त अच्छा रहेगा। दान करिए, धन की समस्या है तो धन कुछ न कुछ अपने हाथ से निकाला करिए, गौशाला में दिया करिए। चने की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल गाय को खिलाया करिए। इसके अतिरिक्त हरा पालक जरूर खिलाया करिए, ताजा। इसके साथ साथ अगर बन पड़े तो आप जो स्थिति आपकी कुंडली में बनी है उसके आधार पे चंद्रमा का रत्न मोती भी धारण कर सकते हैं,
और मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में शुक्र का रत्न ओपल भी बन सकता है। आप अगर चाहें तो इसे भी धारण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में एकादशी का व्रत करना चाहिए, सूर्य को आराधित करिए, रविवार के दिन मांस भक्षण बिल्कुल न करिए, गुरुवार को मांस भक्षण बिल्कुल न करें, शनिवार को बजरंगबली के मंदिर का जाना है, इस वजह से उस दिन मांस भक्षण होगा नहीं, मंगलवार के दिन भी ना खाएं। तो सप्ताह में 4 दिन ऐसे ही निकल गए। तो इस हिसाब से अगर 7 दिन बचते हैं, 4 दिन आपका धर्म में जा रहा है, तो 3 दिन हम क्यों अपने आप को अधार्मिक बनाएंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे धर्म और शास्त्र में आज्ञा नहीं है। तो आप ऐसा मांसाहार बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि असम के हैं तो हो सकता है कि आप मांसाहार खाते हो। सूर्य के साथ राहु का संबंध आत्मविश्वास में कमजोरी, गलत निर्णय को लेके जाने वाला, ऐसा बना रहे हैं। नक्षत्र में बात कर रहा था हस्त, रोहिणी, उसके साथ आपकी कुंडली में श्रवण, पुष्य और अश्विनी, ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन मैंने बताया। दिशा धन कमाने के लिए आपकी कुंडली में दक्षिण और पूर्व आग्नेय कोण बहुत अच्छा रहेगा। घर आपकी कुंडली में है, भवन भूमि वाहन आदि का सुख आपकी कुंडली में 2027 के अगस्त में भी है, और अभी भी गुरु की दशा में भवन भूमि वाहन के योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ हमें सावधान रहना होगा 2030 के अगस्त से लेकर के 33 के जनवरी तक, इस दौरान की जो दशा रहेगी वो हमें कई बार परेशान कर सकती है। साथ ही साथ एक और दशा जो हमें परेशान करेगी वो 35 से लेकर के 36 के जनवरी तक की जो दशा रहेगी वो संपूर्णतया हमें परेशान कर सकती है। इस कुंडली में कफ जनित बीमारियां ना हो, माता का स्वास्थ्य इस कुंडली को परेशान करेगा। तो ऐसी स्थिति में अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, सूर्यपादोदकम तीर्थम, जठरे धारयाम्यहम, इस मंत्र से सूर्य को अर्घ दे करके ये जल पी जाया जाए। साथ ही साथ अमावस्या के दिन आवश्यक रूप से किसी मंदिर में अनाज दान किया जाए। अनाज में चावल, आटा, गेहूं, दाल जो भी बन पड़े। इसके साथ साथ इस कुंडली में इतनी सारी चीज़ें मैंने बताई। अब बात करते हैं कि विभिन्न ग्रह जो बैठे हैं उसमें लग्न के स्वामी का तीसरे भाव में जाना आपको मेहनती बनाता है और मेहनत करने पे बेबस करता है। धन भाव के स्वामी का राहु के साथ बैठना धन के लिए चिंताएं देता है। तृतीय भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना छोटे भाई बहन से लाभ प्राप्त करवाता है। हालांकि कई बार व्यक्ति को अकेले ही देखा जाता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का शुक्र का एकादशवें भाव में बैठना माता को सुख, माता को लंबी आयु पर बीमार बनाता है, माता से लाभ प्राप्त कराता है। पंचम भाव के स्वामी का तीसरे भाव में जाना शनि और चंद्रमा के प्रभाव में आकर के और राहु और केतु के एक्सिस में होने से पंचम भाव का सुख कमजोर, संतान के संबंध में समस्या देर से या विवाह देर से होता है। छठवें भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में आकर के दशम स्थान को, लाभ को और छठवें भाव को देखना कई बार विपरीत परिस्थितियों का निर्माण, गलत निर्णय लेना, व्यापारिक माइंडसेट का, और साथ ही साथ पिता को नौकरी पेशा करने वाला बनाता है। सप्तम भाव और अष्टम भाव के स्वामी होकर के शनि का तीसरे भाव में जाना व्यक्ति को मेहनत करने पे विवश और देर से विवाह होता है, क्योंकि सप्तम और पंचम के अधिपति हैं। तो कई बार व्यक्ति प्रेम विवाह में भी जा सकता है, लेकिन विवाह के सुख में कई बार कमजोरी होती है। नवम भाव के स्वामी का चतुर्थ स्थान में आना माता को खूब सेवा में रखना, माता की खूब सेवा करना और उसकी चिंता रखना, या तीर्थ की भांति व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है। दशम स्थान के अधिपति का तीसरे भाव में जाना अपने खर्चे से माता और पिता का भार वहन करना। एकादशवें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना शुक्र आपकी इच्छाओं की, समस्त इच्छाओं की पूर्ति करवाएंगे। और 12वें भाव के स्वामी का एकादशवें भाव में बैठना व्यक्ति को गलत निर्णय करना या लालच वाली प्रवृत्ति देकर के गलत निर्णय के कारण धन की हानि करना, ये बुध और राहु सूर्य के कारण हो रहा है। क्लियर है? लग्न में सूर्य जो अष्टम भाव के स्वामी है, इस वजह से विवाह से संबंधित चिंता होती है। शनि और बुध बैठे हैं, इस वजह से विवाह विलंब से होगा, कई बार तो मुश्किल से ही होते देखा जाता है। शुक्र और राहु के कारण पत्नी के लिए, पत्नी के कारण प्रेम के लिए, प्रेम के कारण व्यक्ति की चिंताएं बढ़ती रहती हैं। छठवें भाव में मंगल का नीचा विलासी होना, जो यहाँ बैठे हैं चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के, इस वजह से यहाँ पे भी माता, भाई बहन, पत्नी और पत्नी का सुख कई बार कमजोर, देर से, विलंब या ना के बराबर मिलता है। दशम स्थान की जो स्थिति बनी है उसके आधार पर शुक्र का सप्तम भाव में बैठ करके लग्न को देखना, ये बात मैंने बताई है कि व्यक्ति व्यापार ही करता है। इतनी सारी चीजें हमें क्या करना है। हमारा व्यक्तित्व तो ठीक है, हम बहुत ज़्यादा कई बार भोलेपन में हैं, इमोशनल हैं और बहुत ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें धन बचाने के ऊपर ज़्यादा कोशिश करना है। जो रखा है उसको भूल जाइए, नया कमाने के चक्कर में पड़िए, अपने आप को नए
धन के पीछे भगाइए। रखी हुई चीजों को वापस बाजार में ला करके प्रस्तुत करना ये थोड़ा गड़बड़ होगा, या फिर कह सकते हैं कि 20% उसमें से निकालना है, 80% बचा करके रखना है। अपनी रणनीति, अपने धन, अपने वैभव के बारे में कभी किसी से कोई चर्चा ना करें, जैसे ही कहेंगे वो काम नहीं होगा। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में मेहनत बहुत अच्छी है। इस कुंडली में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा ये सब ठीक है, पर कई बार वो नष्ट होते हुए भी देखा जा रहा है। यहाँ के गुरु अकेले बैठे हैं इस वजह से। साथ ही साथ हमें हमारे पढ़ाई में मतभेद भी हुआ है, विलंब भी हुआ है, परेशानी भी हुई है, पर किसी भी वजह से व्यक्ति की पढ़ाई पूरी हो जानी चाहिए, क्योंकि शुक्र और बुध जैसे दो शुभ ग्रह की दृष्टि है। इस कुंडली में साहस नौकरी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप किस नौकरी से ज़्यादा व्यापार के लिए अच्छा है, आप नौकरी नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमें रिसर्च पे फोकस बढ़ाना है और मेहनत को लेकर के हमें ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा रखनी है। ऐसा नहीं सोचना है कि अब मेरी कहानी खत्म हो गई, ऐसा सोचेंगे तो नुकसान होगा, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी तीसरे में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं, जहां से आपके बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कृतज्ञता और आपकी जो चंचलता है उसको वो कमजोर करने की कोशिश करने लगेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। स्वास्थ्य में आपकी कुंडली में पेट, पाचन तंत्र गड़बड़ हो सकता है। साथ ही साथ कई बार व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाओं से भी परेशान होते देख रहा हूं। कई बार एक्सीडेंटल कमजोरियां भी देखने को मिल रही हैं। इस वजह से एडवेंचर वाली जीवन से, एडवेंचर वाली शैली से अपने आप को बचा के रखना होगा। हमारा भाग्य ठीक है, हमें उसमें कोई संशय और संघर्ष की स्थिति में नहीं जाना है और नहीं है। साथ ही साथ हमारी कुंडली में मेहनत करने की आवश्यकता है। हम मेहनत करें और उस पर ही विश्वास करें। ये कुंडली कार्मिक कुंडली है, जहां भाग्य के संघर्ष को देखा जा सकता है। साथ ही साथ इस कुंडली में मैं अगर बात कह दूं तो प्राप्त तो आप वो सब चीज कर लेंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में इतनी क्षमता है, आपको अपने कर्म पे विश्वास है कि आप वो सारी चीजें प्राप्त कर लेंगे। समराइज वे में मैं आपको विभिन्न ग्रहों की दशाओं के बारे में बता दूं तो शुक्र, चंद्रमा, राहु और केतु ये आपको मानसिक शांति देने वाले ग्रह बनेंगे, जबकि बाकी के जितने ग्रह हैं, शनि, मंगल, गुरु, बुध और सूर्य, ये थोड़ा टफ जाएगा। इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस दशा काल में आप थोड़े से हारेंगे, थकेंगे, पर वस्तुतः अंततः जीत आप ही की होगी, क्योंकि एकादशवां भाव कम से कम सुरक्षित हो रहा है। क्लियर है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मोक्ष भाव में गुरु बैठे हैं। व्यापार में ही व्यक्ति को शांति मिल रही है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मेहनत करने के बाद अपने कर्म पे विश्वास करिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, वहां सूर्य और राहु बैठे हैं इस वजह से, और यहां शुक्र और बुध बैठे हैं इस वजह से कुंडली के पास बल है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप डिप्रेस हैं, परेशान हैं, और खुद को रखिए। क्लियर है? कुछ इसी तरीके से आज के इस कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए और भी चीजें हैं जो बता देता हूं, छूट गया था, कि अगर कोई भी हमें शुभ कार्य करना हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, जैसे हमें भवन के बारे में विचार करना हो, विवाह के बारे में विचार करना हो, तो हम गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संतान के बारे में भी गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतर प्रत्यंतर में भी बात कर रहा हूं। साथ ही साथ अगर हमारी कुंडली में हमें जगह परिवर्तन करना हो, स्थान परिवर्तन से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, तो हम केतु, राहु और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यापार से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो गुरु की दशा के साथ शनि और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुध से 5वें घर में शनि मंगल बैठे हैं, इस वजह से आप शनि और मंगल, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, होटल और मशाला, खाने पीने से संबंधित कोई भी काम करिए तो ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा लाभ होगा। मित्रता इस कुंडली में ठीक है, आप मैत्री करिए वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न, मीन राशि, मीन लग्न। शत्रुता कभी न करिए कुंभ, मकर, कन्या और वृष वालों से। साथ ही साथ धन कमाने के लिए दक्षिण और पूर्व। विवाह वगैरह में स्थिति आपकी कुंडली में थोड़ी कमजोर सी दिख रही है, इस वजह से जितनी जल्दी हो सके अगर बन पड़े तो त्रिपिंडी श्राद्ध वगैरह भी करा लेना चाहिए, क्योंकि भाग्य भाव पे शनि मंगल आदि ग्रहों का प्रभाव है। गुरु राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं, सूर्य राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं, इस वजह से त्रिपिंडी श्राद्ध और पितरों की पूजा भी करनी चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।